Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. हाँ, तो आज हम एक बहुत ही शानदार कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़रूरी गहन चर्चा या डीप डाइव की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो वाकई किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही काम की चीज है। हाँ, तो हम आज गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं मंजिल विद अंसारी द्वारा तैयार किए गए एक स्पेशल मास्टर क्लास पीडीएफ नोट्स का। इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो विषय है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि एक बहुत ही विशाल विषय है। विशाल भी है और स्कोरिंग भी। जो लोग केवीएस पीआरटी टियर 2 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्रोत परीक्षा में 3 से 5 पक्के मार्क्स की गारंटी देता है। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है। नहीं, रटने से तो साहित्य कभी याद नहीं होता। बिल्कुल, हम इस पूरे इतिहास के सबसे जरूरी हिस्सों को उनके पीछे की कहानियों और उन शानदार ट्रिक्स के साथ समझेंगे जिन्हें याद करने से ज्यादा महसूस करने की जरूरत है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की परतें खोलते हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। देखिए, साहित्य के इतिहास को रटने की बजाय अगर हम इसे एक बहुत ही सरल नजरिए से समझें तो ये विषय खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाता है। वो कैसे? अगर हम इस पूरे विषय को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो साहित्य का विकास बिल्कुल मानव जीवन के चक्र की तरह होता है। मानव जीवन का चक्र मतलब बचपन और जवानी? बिल्कुल, जैसे इंसान के जीवन में पहले बचपन होता है, फिर जवानी आती है, एक ठहराव आता है और अंत में एक परिपक्वता या बुढ़ापा आता है। ठीक वैसे ही साहित्य भी समय के साथ जन्म लेता है, विकसित होता है और समाज के अनुसार अपने रूप बदलता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। 10वीं शताब्दी से लेके आज तक समाज में जो भी मुख्य प्रवृत्तियां या कह सकते हैं कि ट्रेंड्स रही हैं, उन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 मुख्य कालों में बांटा है और उनका ये विभाजन सबसे प्रामाणिक माना जाता है। और ये 4 काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हमारे स्रोत में इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही कमाल की रैंक बूस्टर ट्रिक दी गई है। हाँ, वो ट्रिक बहुत ही काम की है परीक्षा के दबाव में। जी, जो लोग परीक्षा के स्ट्रेस में अक्सर इस क्रोनोलॉजी को भूल जाते हैं उनके लिए यहाँ एक छोटा सा सूत्र है: आ भ री आ। आ भ री आ। हाँ, यानी आ से आदिकाल, भ से भक्तिकाल, री से रीतिकाल और फिर आ से आधुनिक काल। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कालक्रम कभी गलत हो ही नहीं सकता। एकदम परफेक्ट। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव यानी आदिकाल से शुरुआत करते हैं। ये 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का समय था। इसे ही हमने साहित्य का बचपन कहा था। और आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल का नाम दिया है। पर एक बात बताइए, इसे वीरगाथा काल ही क्यों कहा गया? इसके पीछे का कारण उस समय की राजनीतिक स्थिति में छिपा है। देखिए, ये वो दौर था जब भारत में कोई एक बड़ी केंद्रीय सत्ता या कोई एक बड़ा राजा नहीं था जो पूरे देश पर राज कर रहा हो। अच्छा, छोटे छोटे राज्य रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। युद्ध उस समय एक आम बात थी। ऐसे माहौल में कवियों का मुख्य काम बस यही होता था कि वो अपने राजाओं और योद्धाओं की वीरता का गुणगान करें। लेकिन यहाँ नोट्स में एक शब्द का बहुत बार इस्तेमाल हुआ है: अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। तो मुझे ये समझना है कि ऐसा क्यों था? क्या कवि सच नहीं लिख रहे थे? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। दरअसल उस समय के जो कवि होते थे उन्हें चारण या भाट कहा जाता था। आप इन्हें उस जमाने के पीआर मैनेजर या हाइप मैन समझ सकते हैं। पीआर मैनेजर, ये सही है। उनका काम ही यही था कि वे राजा के दरबार में रहें, युद्ध के मैदान में भी राजा के साथ जाएं और ऐसी कविताएं रचें जिनमें वीर रस कूट कूट कर भरा हो। मतलब राजा का मनोबल बढ़ाना? बिल्कुल। अगर राजा ने एक तलवार चलाई है तो कवि उसे ऐसे पेश करता था मानो उसने अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर दिया हो। मकसद सिर्फ ये था कि राजा और उसकी सेना का जोश हमेशा हाई रहे। चलिए अब इसके एक और पहलू को थोड़ा डिकोड करते हैं। उस समय लोग आपस में बातचीत कैसे करते थे? क्योंकि आज हम जो मानक हिंदी बोलते हैं वो तो अचानक से आसमान से टपकी नहीं होगी। जाहिर है, भाषा का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। नोट्स में अपभ्रंश और आदि हिंदी जैसे शब्दों का जिक्र है
जो लोग भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं हैं, उनके लिए इस अपभ्रंश का असल मतलब क्या है? इसे बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझते हैं। सबसे पुरानी और शुद्ध भाषा संस्कृत थी, लेकिन आम जनता के लिए हर दिन संस्कृत बोलना और समझना थोड़ा मुश्किल था। नियम बहुत सख्त थे उसके। हाँ, तो संस्कृत जब आम लोगों की जबान पर आई तो वो थोड़ी सरल हो गई, जिसे प्राकृत कहा गया। और जब प्राकृत भी समय के साथ थोड़ी और टूट-फूट गई, उसके नियम और ढीले पड़ गए, तो उसे अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ रूप। एकदम सही। और इसी अपभ्रंश से धीरे धीरे हमारी पुरानी हिंदी, जिसे आदि हिंदी कहा जाता है, उसका जन्म हो रहा था। उस समय की जो कविताएं हैं ना, उनमें आपको ब्रज, अवधी और राजस्थानी भाषा का एक बहुत ही मिला-जुला और कच्चा रूप देखने को मिलता है। साहित्य मुख्य रूप से पद्य या पोएट्री शैली में ही था। और इसी भाषा में उस समय का सबसे मशहूर साहित्य रचा गया, जिसे रासो साहित्य कहते हैं। स्रोत में इसके कुछ बहुत ही विशिष्ट उदाहरण और ट्रिक्स दिए गए हैं। और रासो साहित्य से तो पक्के सवाल आते हैं। जी, जैसे चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित एक विशाल महाकाव्य है। और दूसरा है नए चंद्र सूरी द्वारा रचित हम्मीर रासो। इन दोनों के रचयिता अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए यहाँ नोट्स में इन्हें याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। पृथ्वी का चांद और हम्मीर का नए। ये ट्रिक वाकई कमाल की है। पृथ्वी का चांद से तुरंत याद आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई ने लिखा था, और हम्मीर का नए से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम्मीर रासो के रचयिता नए चंद्र सूरी थे। परीक्षा के समय जब चार मिलते जुलते विकल्प सामने होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे सूत्र बहुत काम आते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या उस समय सिर्फ युद्ध की ही बातें हो रही थी? नोट्स में जैन साहित्य और नाथ तथा सिद्ध संप्रदाय का भी जिक्र है। यहाँ से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो राज दरबारों में तलवारों की खनक पर कविताएं लिखी जा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ समाज के निचले और आम तबके में कुछ और ही चल रहा था। कुछ आध्यात्मिक? हाँ, विमल सूरी जैसे जैन मुनि पाउमचर्यु जैसी रचनाएं लिख रहे थे, जो कि असल में जैन रामायण है। और गोरखनाथ तथा मत्स्येंद्रनाथ जैसे नाथ और सिद्ध संत अपनी आध्यात्मिक बातें, योग और तपस्या के उपदेश बहुत ही सीधी साधी जनसाधारण की भाषा में दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हम 14वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं, पूरा का पूरा साहित्यिक माहौल ही बदल जाता है। आभारिया के दूसरे अक्षर यानी भक्ति काल की शुरुआत होती है, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक चला। जी, भक्तिकाल साहित्य का एक बहुत ही सुनहरा दौर था। पर जब भी मैं इसके बारे में पढ़ता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि अचानक युद्ध और वीर गाथाओं से समाज का ध्यान एकदम से भगवान की भक्ति की तरफ कैसे मुड़ गया? मतलब ऐसा क्या हुआ? अगर हम इसे उस समय के बड़े ऐतिहासिक चित्र से जोड़कर देखें तो जवाब बिल्कुल साफ हो जाता है। 14वीं शताब्दी तक आते आते भारत पर बाहरी और मुस्लिम आक्रमण बहुत तेज हो गए थे। और कई राजा हार भी चुके थे। बिल्कुल, कई शक्तिशाली देसी राजा हार चुके थे। अब जनता के पास कोई ऐसा नायक नहीं बचा था जिसकी वीर गाथाएं गाई जा सकें। समाज में गहरी निराशा, हताशा और खौफ का माहौल था। तो मतलब लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं थी। और मानव मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब उसे कोई लौकिक या सांसारिक सहारा नहीं दिखता, तो वो ईश्वर की शरण में जाता है। यानी साहित्य ने उस समय एक दवा का काम किया। उस निराशा में डूबे समाज को ईश्वर की भक्ति का नया मार्ग दिखाया। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस काल के संतों और कवियों ने समाज में फैली ऊंच नीच, जाति पाति और धार्मिक भेदभाव का बहुत कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर सबके हैं। और शायद साहित्य की इसी गहराई और समाज सुधार की भावना को देखते हुए विद्वानों ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व स्वर्ण युग या अर्ली गोल्डन एरा कहा है। एकदम सही। तो इस पूर्व स्वर्ण युग के अंदर अगर हम झांकें तो क्या सभी लोग एक ही तरह से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे? स्रोत में निर्गुण और सगुण नाम की दो अलग अलग धाराओं का विस्तार से वर्णन है। यहीं पर भक्ति काल दो अलग अलग विचारधाराओं में बंट जाता है। पहली है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण का मतलब है बिना किसी गुण या आकार के। इस धारा के संतों का मानना था कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप, रंग या मूर्ति नहीं है, वो तो कण कण में बसा है। और इस निर्गुण धारा के संत सच में अपने समय के बहुत बड़े विद्रोही और समाज सुधारक थे।
इनमें सबसे बड़ा नाम तो कबीरदास का ही आता है। कबीरदास जी ने तो समाज की आंखें खोलने का काम किया। हाँ, उन्होंने बिना किसी डर के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में फैले अंधविश्वासों और कट्टरता की तीखी आलोचना की। उनकी रचनाएं बीजक नाम के ग्रंथ में साखी, सबद और रमैनी के रूप में संग्रहित हैं। कबीर के अलावा इस धारा में रविदास या रैदास का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो खुद एक मोची थे और जिन्होंने जाति प्रथा की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। और गुरु नानक देव जी भी इसी धारा में आते हैं। जी, गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और दादू दयाल का नाम भी आता है, जो प्रेम और सद्भाव के बहुत बड़े कवि थे। इन चारों महान संतों को याद रखने के लिए श्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है। कबीर और नानक ने दादू को रवि दिखाया। कबीर और नानक ने दादू को रवि दिखाया, बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। बस इस एक लाइन से निर्गुण धारा के चारों प्रमुख स्तंभ कबीर, नानक, दादू और रविदास दिमाग में छप जाते हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वो थी सगुण भक्ति धारा। सगुण यानी वो ईश्वर जिसका एक साकार रूप है, जिसकी लीलाएं हैं, जिसकी मूर्ति है और जिसे हम देख सकते हैं। और ये धारा भी आगे चलकर दो मुख्य शाखाओं में बट गई थी ना? हाँ, पहली थी कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा की बात हो और सूरदास जी का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। सूरदास जी को तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस मतलब माता पिता का जो प्रेम होता है। हाँ, माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है। सूरदास ने अपनी महान रचना सूरसागर में ब्रज भाषा का ऐसा जादुई प्रयोग किया है कि जब वे कृष्ण के बाल रूप का, उनके माखन चुराने का या यशोदा माता के साथ रूचने मनाने का वर्णन करते हैं तो वो पूरा दृश्य आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह सजीव हो उठता है। कमाल है। इसी शाखा में नंददास और मीराबाई का नाम भी आता है। मीराबाई की कविताओं में माधुर्य भाव है, यानी ईश्वर को अपने प्रेमी या पति के रूप में देखना और उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना। और सगुण धारा की जो दूसरी शाखा है, राम भक्ति शाखा, उसने तो कह सकते हैं कि पूरे भारत की सांस्कृतिक पहचान ही गढ़ दी। तुलसीदास जी इसके सबसे बड़े कवि हैं, लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है। हाँ, बताइए। एक ऐसी भ्रांति है जो अक्सर अच्छे विद्यार्थियों को परीक्षा में गच्चा दी जाती है, रामचरितमानस की भाषा को लेकर। ये एक ऐसी सामान्य गलती है जिस पर सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि तुलसीदास जी का सबसे महान ग्रंथ रामचरितमानस संस्कृत में लिखा गया है या फिर सूरदास जी की तरह ब्रज भाषा में होगा। क्योंकि वो इतना पवित्र ग्रंथ है तो लोगों को लगता है संस्कृत ही होगी। बिल्कुल, लेकिन ऐतिहासिक और साहित्यिक सच्चाई ये है कि रामचरितमानस विशुद्ध अवधी भाषा में रचा गया है। और इस भ्रांति को हमेशा के लिए दूर करने की ट्रिक भी यहाँ मौजूद है। तुलसी का राम अवधी में महान, ये लाइन परीक्षा के समय बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल। राम भक्ति शाखा में नाभादास का भी जिक्र है, जिनकी किताब भक्तमाल में उस समय के कई भक्तों के जीवन का परिचय मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया घूमा और हम 17वीं शताब्दी के मध्य में आते हैं तो समाज और साहित्य दोनों का मिजाज एकदम बदल गया। अभारी का तीसरा अक्षर रीतिकाल, जो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक चला। अब जो पॉइंट है ना, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। ये बदलाव सच में चौंकाने वाला है। कहाँ तो लोग ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे और अचानक साहित्य का उद्देश्य बिल्कुल बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम उस समय की राजनीति को देखें तो मुगल साम्राज्य अपने पूरे चरम पर पहुंचकर अब एक ठहराव और विलासिता की ओर बढ़ रहा था। मतलब अब कोई बड़ा युद्ध या खतरा नहीं था। हाँ, छोटे छोटे राजा और सामंत भी अपनी अपनी रियासतों में वैभव की जिंदगी जी रहे थे। अब समाज में वो पहले वाला खौफ नहीं बचा था। इसलिए साहित्य का उद्देश्य अब ईश्वर को साधना नहीं रहा, बल्कि राजाओं को, अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना हो गया। मतलब कविताओं का इस्तेमाल अब सिर्फ मनोरंजन के लिए होने लगा। बिल्कुल, इसे काव्य कौशल या क्राफ्ट का युग कहा जा सकता है। कवियों के बीच इस बात की होड़ लग गई कि कौन व्याकरण का, अलंकारों का और शब्दों का कितने चमत्कारिक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तभी इसे श्रृंगारिक काल भी कहा जाता है। जी, इसीलिए इस काल को श्रृंगारिक काल या कला के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ भावना से ज्यादा तकनीक पर जोर था। इसी तकनीकी होड़ के कारण केशवदास जैसे कवि सामने आए,
नोट्स बताते हैं कि केशव दास को रीतिकाल का आचार्य कहा जाता है। उनकी रचनाएं जैसे रसिक प्रिया और रामचंद्रिका इतनी तकनीकी और शब्दों के जाल से भरी थीं कि पढ़ने वालों के पसीने छूट जाते थे। और इसी वजह से उन्हें कठिन काव्य का प्रेत यानी मुश्किल कविताओं का भूत तक कह दिया गया। बाप रे। वहीं दूसरी तरफ इसी काल में बिहारी लाल जैसे कवि भी हुए जो रीति काल के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। उन्होंने कोई बड़ा महाकाव्य नहीं लिखा। हाँ, उनकी सिर्फ एक किताब है। जी, उनकी सिर्फ एक किताब है, बिहारी सतसई, जिसमें केवल 713 दोहे हैं, लेकिन उन दोहों में भाषा की ऐसी कारीगरी है कि उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। गागर में सागर यानी कम से कम शब्दों में बहुत गहरी और अर्थपूर्ण बात कह देना। लेकिन हर युग में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो धारा के विपरीत बहता है। इस श्रृंगार और विलासिता से भरे युग में भी एक बहुत बड़ा अपवाद था, और वो थे कवि भूषण। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जब रीतिकाल के सारे कवि राजाओं के श्रृंगार और प्रेम प्रसंगों पर कविताएं लिख रहे थे, तब भूषण अकेले ऐसे कवि थे जो वीर रस की कविताएं रच रहे थे। उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा में लिखा था ना? हाँ, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल की बहादुरी की प्रशंसा में शिवराज भूषण जैसी ओजस्वी रचनाएं की। और इसे याद रखने के लिए स्रोत ने जो ट्रिक दी है वो है बिहारी के 713 दोहे और भूषण का वीर रस। इसे एक वाक्य से रीतिकाल के दो सबसे विरोधाभासी लेकिन अहम पहलू एक साथ याद हो जाते हैं। इस काल में मतीराम और घनानंद जैसे कवियों का भी जिक्र है। घनानंद ने तो श्रृंगार की उस सच्ची पीड़ा और विरह को लिखा जो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में महसूस की थी। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते भारत की तस्वीर एक बार फिर पूरी तरह बदल गई। अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लगा था, पश्चिमी शिक्षा आ रही थी और सबसे बड़ी बात प्रिंटिंग प्रेस यानी छापे खाने की शुरुआत हो चुकी थी। और यहीं से जन्म होता है हमारे अंतिम काल का आधुनिक काल। आधुनिक काल ने तो साहित्य की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। साहित्य अब दरबारों की चारदीवारी और राजाओं की चाटुकारिता से आजाद होकर सड़कों पर आ गया, आम जनता की बात करने लगा और राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ गया। इस युग का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव क्या था? वो था गद्य यानी प्रोज का उदय। आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जो कुछ भी लिखा गया वो पद्य में था, यानी कविता के रूप में। लेकिन आधुनिक काल में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना लिखी जाने लगी। और भाषा में भी तो बदलाव आया था। बहुत बड़ा बदलाव। सदियों से चली आ रही ब्रज भाषा की जगह अब खड़ी बोली ने ले ली। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि खड़ी बोली वही भाषा है जिसके मानक रूप को हम और आप आज हिंदी के रूप में बोलते और पढ़ते हैं। इस आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का पिता माना जाता है। उनकी रचनाओं ने समाज को बहुत प्रभावित किया। हाँ, जैसे भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, इन्होंने अंग्रेजी राज की असलियत और समाज की कुरीतियों पर करारा व्यंग्य किया। भारतेंदु के बाद आता है द्विवेदी युग, जिसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। द्विवेदी जी का काम बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण था। उन्होंने सरस्वती पत्रिका निकाली थी। जी, उन्होंने सरस्वती नाम की एक मशहूर पत्रिका निकाली और उसके जरिए उन्होंने खड़ी बोली के व्याकरण को सुधारा, उसे मानक रूप दिया। इसी युग में मैथिली शरण गुप्त जी का आगमन हुआ, जिन्होंने साकेत जैसा महान महाकाव्य शुद्ध खड़ी बोली में रचकर इतिहास बना दिया। इसके बाद 1920 से 1936 के बीच का जो समय है उसे छायावादी युग या रोमांटिक काल कहा जाता है। स्रोत के अनुसार इसे हिंदी कविता का स्वर्ण युग माना गया है। यहाँ प्रकृति से प्रेम, इंसानी भावनाओं की गहराई और एक रहस्यमयी कल्पना का अद्भुत संगम था। छायावाद को समझना हो तो इसके 4 मुख्य स्तंभों को जानना बहुत जरूरी है। और उन्हें याद रखने के लिए नोट्स में एक शानदार ट्रिक है, PPNM। चलिए इस ट्रिक को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहले पी से आते हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका महाकाव्य कामायनी छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। बिल्कुल। और दूसरे पी का मतलब है सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में हिमालय और प्रकृति का बहुत ही कोमल वर्णन है। और एन से कौन है? एन से है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो एक विद्रोही स्वभाव के कवि थे। उन्होंने कविताओं को पुरानी पाबंदियों से आजाद किया। और एम से है महादेवी वर्मा, जिन्हें छायावाद की मीरा कहा जाता है। उनकी रचना यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। लेकिन 1936 के बाद समाज का यथार्थ फिर से बदलता है। स्रोत में जिक्र है कि इसके बाद प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग आया।
जिस पर मार्क्सवादी विचारधारा और सामाजिक यथार्थवाद का प्रभाव था। एक आम स्टूडेंट के लिए इन भारी भरकम शब्दों का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि छायावाद के कवि आसमान, चांद, तारों और कल्पना की दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन 1936 तक आते आते आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई थी। गरीबी और शोषण चरम पर था। तो साहित्य भी बदला होगा? हाँ, तब कुछ विचारकों ने कहा कि साहित्य का काम सिर्फ बादलों की सुंदरता लिखना नहीं है। साहित्य को खेत में काम करते भूखे किसान, कारखाने के मजदूर और जमींदारों के अत्याचार के बारे में लिखना चाहिए। यही सामाजिक यथार्थवाद यानी समाज की असली और कड़वी सच्चाई को दिखाना है। इसी सोच को प्रगतिवाद कहा गया। इस दौर में रामधारी सिंह दिनकर जैसे ओजस्वी कवि सामने आए। दिनकर को आधुनिक काल का वीर रस का कवि कहा जाता है। उनकी रचनाएं रश्मि रथी और उर्वशी आज भी जब कोई पढ़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य की शुरुआत की। उन्होंने दुनिया घूमी और अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। और प्रयोगवाद की बात करें तो अगे का नाम सबसे प्रमुख है। उन्होंने 1943 में तार सप्तक नाम से 7 कवियों का एक संग्रह निकाला, जिसने कविता लिखने का पूरा ढर्रा ही बदल दिया। कविताओं से अलग अगर हम आधुनिक गद्य यानी कहानी और उपन्यासों की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद का नाम तो जैसे साहित्य का पर्याय बन चुका है। स्रोत में उनके योगदान को बहुत गहराई से समझाया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने ही साहित्य को राजाओं और रानियों की जादुई कहानियों से निकालकर आम भारतीय गांवों, किसान और गरीब की असली जिंदगी तक पहुंचाया। उन्हें यूं ही उपन्यास सम्राट नहीं कहा जाता। गोदान, गबन, निर्मला जैसे उनके उपन्यास भारतीय समाज का जीता जागता आईना है और कहानियों में भी वे कहानीकार सम्राट हैं। मानसरोवर में उनकी बहुत सी कहानियां हैं। जी, मानसरोवर में उनकी लगभग 300 कहानियां हैं। पंच परमेश्वर, कफन, ईदगाह, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस दौर के समाज का असली दस्तावेज हैं। स्रोत में इन्हें याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, प्रेम का गोदान और कफन। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और कफन उनकी सबसे मार्मिक और अंतिम कहानी। और जब इतना सारा साहित्य लिखा जा रहा था तो उसकी परख होना भी बहुत जरूरी था। यहीं पर आलोचना या क्रिटिसिज्म का महत्व सामने आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में आलोचना के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ही ये इतिहास लिखा है। हाँ, उन्होंने साहित्य को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से परखा। उनकी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास आज तक मील का पत्थर मानी जाती है। अब चूंकि ये स्रोत विशेष रूप से KVS PRT जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए है, तो इसमें एक मास्टर स्ट्रोक और रैंक बूस्टर सेक्शन भी है। कुछ प्रमुख उपनाम हैं जो अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। विद्यार्थियों को ये उपनाम तो उंगलियों पर याद होने चाहिए। जैसे निराला उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, दिनकर कहा जाता है रामधारी सिंह जी को, प्रेमघन नाम से जाने जाते हैं बद्री नारायण चौधरी, और अज्ञे यह बहुत ही मशहूर उपनाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। और सबसे अहम हिस्सा, स्रोत में उन सामान्य गलतियों यानी कॉमन मिस्टेक्स की एक सूची दी गई है जो परीक्षा के दबाव में अक्सर अच्छे खासे विद्यार्थियों से हो जाती हैं। चलिए इन पर तेज नजर डालते हैं ताकि कोई भी इन्हें दोहराए नहीं। पहली गलती, रामचरितमानस की भाषा। याद रखिए, यह संस्कृत या ब्रज भाषा नहीं बल्कि विशुद्ध अवधी है। बिल्कुल सही। दूसरी गलती, भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों में श्रृंगार है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। भक्तिकाल का श्रृंगार एक भक्त का भगवान के प्रति प्रेम था, जैसे मीराबाई का कृष्ण के लिए, वहां पवित्रता थी। जबकि रीतिकाल का श्रृंगार केवल अपने राजाओं को खुश करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए था। तीसरी गलती, आदिकाल और आधुनिक काल के नाम में कंफ्यूजन। आदिकाल मतलब 10वीं सदी का वो समय जब युद्ध और वीर गाथाएं लिखी जाती थीं, और आधुनिक काल 19वीं सदी से शुरू होता है जहां गद्य और आजादी की बात होती है। चौथी गलती, रीतिकाल के वीर रस के कवि को लेकर। पूरे रीतिकाल में जब सब श्रृंगार लिख रहे थे तब केवल भूषण ही वीर रस के कवि थे। और पांचवी सबसे बड़ी गलती खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर होती है। अक्सर विद्यार्थी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। ध्यान रहे, अगर गद्य या कहानी नाटक में खड़ी बोली की शुरुआत की बात हो तो उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, लेकिन अगर काव्य या कविताओं में खड़ी बोली के प्रथम बड़े प्रयोग की बात हो तो इसका श्रेय मैथिली शरण गुप्त को जाता है। ये वो छोटी छोटी एक अहम बारीकियां हैं जो किसी भी विद्यार्थी को हजारों की भीड़ से अलग कर देती हैं।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम स्रोत में दिए गए उस सक्सेस मंत्रा का जिक्र जरूर करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हमने आज जो भी बातें की हैं वो मंजिल विद अंसारी के उस विशिष्ट पीडीएफ स्रोत का निचोड़ है। आदिकाल की तलवारों से लेकर भक्ति काल की प्रार्थनाओं, रीतिकाल के राज दरबारों और आधुनिक काल के यथार्थ तक का ये सफर सच में एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। जो अपने समय के सच को अपनाता है, चाहे वो आदिकाल में राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो या आधुनिक काल में स्वतंत्रता के लिए आम जनता को जगाना। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।